बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 51 है, गवादर पोर्ट इज इन द प्रोविंस ऑफ। ये गवादर पोर्ट किस सूबा में है? तो ये सूबा बलोचिस्तान में है। पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट ओमान से 8 सितंबर 1958 में खरीदी और ये 8 दिसंबर 1958 को ऑफिशियली ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे पोर्ट। इससे पहले ओमान के पास ये पोर्ट थी और 174 साल जो है वो ओमान का ये हिस्सा रही, लेकिन ऑफिशियली फिर 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान का ये हिस्सा बन गई। क्वेश्चन नंबर 52 है, शी लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया डैश 2008 डैश 2015। शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, कि वो ऑस्ट्रेलिया में रही डैश 2008 फ्रॉम 2008 यानी 2008 से अंटिल 2015 2015 तक। तो यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गज़वा बदर अकर्ड इन, कि गज़वा बदर जो है वो कब वाकया ये पेश आया, ये जंग कब लड़ी गई? तो गज़वा बदर रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को बदर के मुकाम पर यह जंग लड़ी गई थी, ये गज़वा लड़ा गया था। मुसलमान लश्कर की क़यादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जबकि कुफ़ार की क़यादत अबू जहल ने की थी। और कहते हैं कि कुफ़ार की तादाद जो है वो 1000 के करीब थी, जबकि मुसलमान कुफ़ार के मुकाबले में 313 थे और बाज़ रवायात में आता है कि 317 तादाद थी। मुसलमानों ने इस गज़वा में कुफ़ार को शिकस्त दी थी और इस गज़वा में 14 मुसलमान शहीद भी हुए थे। सूरह इनफाल में अल्लाह की ज़ात ने इस गज़वा का जिक्र किया है और इस बात का भी जिक्र किया है कि मुसलमानों की मदद अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों से की थी। तो गज़वा बदर 2 हिजरी, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, Which one is the largest area-wise country in Central Asia? यानी वस्ते एशिया का वो कौन सा मुल्क है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है? तो काज़ाकिस्तान मुल्क है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम आस्ताना है और इसका एरिया 2.725 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है, बिग हिस्ट्री रेफर्स टू, कि बिग हिस्ट्री किस चीज़ को जाहिर करती है? तो ये बिग हिस्ट्री जो है वो बड़ी तारीख, यानी बड़ी तारीख से क्या मुराद है? तो ये बिग बैंग थ्योरी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, बिग बैंग टू प्रेजेंट, यानी इसमें इंसानी तारीख, कायनात, बायोलॉजी, जियोलॉजी और कॉस्मोलॉजी से मुतल्लिक मालूमात जो हैं वो हासिल की जाती हैं। तो बिग बैंग रेफर्स टू बिग बैंग टू प्रेजेंट। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी जो थी ना, वो उसके बारे में साइंस वाले अक्सर जानते हैं। थोड़ा सा वक्त मिल गया तो मैं बता दूं कि साइंसदानों का ख्याल था कि तमाम कायनात और इसमें जितने तारे सियारे और सब कुछ है एक बड़ी बॉल या गेंद की सूरत में थे, और बाद में वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से फट गया और ये पूरी कायनात और इसमें रहने वाली चीजें वजूद में आई। जी, नेक्स्ट हमारा, Which country said after 9/11 that you are with us or against us? 9/11 के वाक़ये के बाद ये किस मुल्क ने कहा था कि आया आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 9/11 ये असल में है क्या। तो 9/11 का वाक़या जो है वो 11 सितंबर 2001 को पेश आया था और ये वाक़या कुछ इस तरह से था कि 4 कमर्शियल तैयारों को हाईजैक कर लिया गया था और तकरीबन 19 दहशतगर्द कहते हैं कि उन्होंने इन 4 तैयारों को हाईजैक किया था
और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक इस्लामी तंजीम अल-कायदा से था। इन्होंने बाद में ये जिम्मेदारी कबूल भी की थी। इन 4 तैयारों में से एक तैयारा वाशिंगटन डीसी से बाहर जो है वो क्रैश किया गया, जबकि 2 तैयारे जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में 2 इमारतों के साथ टकराए थे, जिसके नतीजे में दोनों इमारतें तबाह हुई थी और तकरीबन 3000 के करीब लोग जो थे उनकी वफात हुई थी। अब 9/11 के वाक़े के बाद मुस्लिम ममालिक के लिए अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से बहुत सख्त पाबंदियाँ भी आयद हुई और मुसलमानों को शुक शुबा की निगाह से भी देखा जाने लगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों को दहशतगर्द ही समझा जाने लगा, क्योंकि ये सारा वाक़या जो है वो अल-कायदा की एक तंज़ीम थी, मुस्लिम तंज़ीम थी जिसने ये सारा प्लान किया हुआ था। तो 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने ये कहा था और ये जुमला कहा था कि दैट यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, कि आप हमारे साथ हैं, यानी दहशतगर्दी के इस खात्मे में आप हमारा साथ देंगे या हमारे खिलाफ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए, यानी यूएस जॉर्ज बुश अमेरिकन सदर ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, वी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबॉडी आंसर, कि हमने दरवाजे पर दस्तक की लेकिन किसी ने आगे से जवाब नहीं दिया। बट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, बट जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो बट जो है वो कंजंक्शन है, यानी हरूफ रब्त जिनको कहते हैं। हरूफ रब्त दो जुमलों को मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हम उनको हरूफ रब्त कहते हैं और इंग्लिश में उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। बट, एंड, इफ, ऐसे जितने भी अल्फाज हैं जो लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हैं, जुमलों को मिलाते हैं, उनको कंजंक्शन कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में बट का जो लफ्ज़ है वो कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जिजिया मीन्स, जिजिया से क्या मुराद है? तो जिजिया असल में ये एक पोल टैक्स है ऑन नॉन मुस्लिम, यानी गैर मुस्लिम से जो टैक्स वसूल किया जाता है इसको हम जिजिया कहते हैं। अगर गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में रह रहे हैं तो उनको सियासी, माशरती और मजहबी हकूक़ जो दिए जाते हैं इस्लामी ममालिक की तरफ से, और उन हकूक़ की हिफाजत के बदले में उनसे जो टैक्स वसूल किया जाता है उसको जिजिया कहते हैं। तो जिजिया पोल टैक्स है जो गैर मुस्लिम से वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम, पहला गज़वा कौन सा है? तो नॉर्मली जो है ये समझा जाता है कि पहला गज़वा गज़वा बदर है जो 2 हिजरी में हुआ, लेकिन इससे पहले भी एक गज़वा हुआ था जिसे गज़वा अब्वा कहा जाता है और ये 2 हिजरी सफ़र के महीने में हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 मुहाजिरीन को अपने साथ लिया और जिहाद की गरज से मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले थे। अब्वा के मुकाम तक उन्होंने कुफार का पीछा किया था, लेकिन कुफार मक्का फरार हो गए थे, इसलिए कोई जंग ना हो सकी। तो पहला गज़वा जो है वो गज़वा अब्वा और पहला बाकायदा गज़वा जो है वो गज़वा बदर। अब दोनों की जो तारीख है 2 हिजरी, लेकिन ये सफ़र के महीने में था गज़वा अब्वा, 2 हिजरी सफ़र के महीने में, और गज़वा बदर जो है वो 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following keyboard shortcut is used to switch between open apps in window 10, कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसको हम ओपन ऐप और विंडो 10 के दरमियान में हम इस्तेमाल करते हैं? तो ऑल्ट प्लस टैब, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a peripheral device needs immediate attention from the operating system it generates a, तो ये जनरेट करती है इंटरप्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a character that is raised and smaller above the baseline is known as, यानी वो करेक्टर जो थोड़ा सा उभरा होता है और थोड़ा छोटा होता है बेस लाइन से, उसको हम कंप्यूटर के टर्म में कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सी ऑप्शन ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान परचेज गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री? कि पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट किस मुल्क से खरीदी? तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि ओमान से खरीदी थी। 8 दिसंबर 1958 को बाकायदा ये जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी ये पोर्ट। इससे नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल? कि एक्सेल में इनमें से कौन सी फॉर्म है जो जिसको मुस्तनद डाटा की फॉर्म में नहीं हम शुमार कर सकते? तो बी ऑप्शन ठीक होगा, करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खाकसार तहरीक वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1931 बाय? खाकसार तहरीक के बानी कौन थे? ये तहरीक किसने शुरू की? तो खाकसार तहरीक जो है ये एक समाजी तहरीक थी जो लाहौर से शुरू हुई थी और इस तहरीक का आगाज अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी ने किया था। 1931 में इसका आगाज हुआ और इस तहरीक का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान को बरतानवी हुकूमत से निजात दिलाना था। 1931 में आगाज और इस तहरीक का एहतमाम 4 जुलाई 1947 को हुआ, यानी जब पाकिस्तान जो है वो बनने के करीब था तो तब इसका एहतमाम हुआ। अब चंद ये सवालात हैं मैथ्स के, तो ये इंशाल्लाह मैम करवाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 70 करवा दें, फिर बाकी मैं करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हेन वाज द पंजाब फूड अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड? कि पंजाब फूड अथॉरिटी का इदारा कब बना? तो ये 2011 में ये इसका क़याम अमल में आया था और इस इदारे का बुनियादी मकसद सूबा पंजाब में जो खाने हैं उनके मयार को चेक करना और उन खानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है या उनकी जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए ये इदारा 2011 में बनाया गया था। जी, आज के जो मैथ के आपके सवालात हैं वो समझें कि इंतहाई अहम हैं और अगर आप 5 साला पेपर्स जो हैं उनको चेक करें तो उनमें ये बहुत दफ़ा आए भी हैं। 4 सवालात आज आपको करवा दूँगी, 1 सुबह करवाऊँगी क्योंकि 75 तक हमने जाना है तो ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं। पहले इनकी इबारत को समझें, उसके बाद इसको समझ कर करें। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ए बी और सी को जमा किया जाए तो हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो करनी है ए प्लस बी बटा सी की, जमा बी प्लस सी बटा ए, फिर सी प्लस ए बटा बी और फिर है ए यानी दूसरी इंटू या ब्रैकेट शुरू हुई है उसमें है ए बटा बी जमा सी, फिर है बी बटा सी जमा ए और सी बटा ए जमा बी। दूसरा सवाल पहले इसकी रकम मैं पढ़ा देती हूँ फिर आगे करती हूँ। डिश वाशर जो है 1350 डिशेस जो है वो 1 घंटे में धोता है। हाउ मैनी डिशेज विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स? अगर 16 मिनट और काम करे तो वो कितनी डिशेस जो है उनको धोएगा। अब इन दोनों सवालात जो हैं इनकी रकम आपने देख ली है तो इनको मैं समझाती हूँ। पहले आ गया है डिशेस वाला क्वेश्चन। इसको आप दोनों फिंगर से टच करके बड़ा कर सकते हैं अगर समझ ना आए। अच्छा, पहली कंडीशन जो उन्होंने डिशेस वाले सवाल में दी है उन्होंने कहा है कि 1350 डिश या प्लेटें जो हैं वो 1 घंटे में धोता है, ये शर्त उन्होंने दी हुई है। अब सबसे पहले चूंकि हमें जो आंसर है वो मिनट्स में देना है तो हम देखेंगे कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं। 1 घंटा जो होता है आप सबको पता है कि वो 60 मिनट का होता है। यूनिटरी मेथड या रेशो का मेथड भी इस्तेमाल करें तो हमें जो हमारी छोटी से छोटी इकाई होती है उसमें काम को देखना होता है कि हमने कितना काम किया। तो घंटे में तो 1350 होता है, तो अब हम निकालेंगे 1 मिनट में वो कितनी दफा होता है। तो 1350 बटा हम वो वाला 60 कर देंगे, यहाँ आप 1350 तकसीम 60 कर देंगे।
अब अगली कंडीशन थी कि वो कहता है कि 15 मोर मिनट्स, यानी कुछ मिनट वो बढ़ाता है। कितने मिनट बढ़ाता है? 16 मिनट, 16 मिनट्स। तो अब कितने मिनट बढ़े? 16। पहला जो टाइम था वो था 60 मिनट, और ये 16 दोनों को जमा किया तो हमारा आंसर आएगा 76, यहाँ 76। यानी अब उसने जो टाइम निकालना है कि 76 मिनट में वो कितनी प्लेटें धोता है। ऊपर हमने 1 मिनट वाली निकाली थी, यानी 1350 बटा 60। इसको हम जरा इस 76 के साथ कर देंगे या 76 के साथ कर देंगे। देखें 0 से 0 दोनों कट गई, नीचे हमारे पास 6 बचा है, ऊपर 135 और 76 बचे हैं। तो हमने 135 को 3 पे कट किया, 3 4 12, 3 5 15 और 3 2 6, ऊपर 45 आ गया, नीचे 2 बच गया। 2 से 76 को हमने कट किया तो 2 3 6 और 3 8 16, 38 आ गया। जब 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, या 45 को ज़रब करेंगे 38 से, तो 1710 जवाब आएगा, और यही ऑप्शन है। एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि पहले आप जो घंटे हैं उनके मिनट्स बनाएंगे, फिर 1 मिनट में तय करदा जो वक्त है उसको निकालेंगे। तो कैलकुलेटर अक्सर आप लोगों के पास नहीं होता, तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने पहाड़े जो हैं उसको इस्तेमाल करें कि 0 से 0 कट हो गई, और ऊपर वाले दोनों जो हैं 3 और 2 से कट होके उसी तरतीब से नीचे काट दिए, 1710 जवाब आ। अब अगले सवाल पे, ये मैं थोड़ी देर बाद समझाती हूँ, ये ना जल्दी में ना तरतीब से। अब ये अभी जो सवाल आपको मैंने बोला था 68 वाला, कि जिसमें गिवन था a जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 0, यानी ए में बी जमा करें और सी जमा करें तो जवाब 0 आता है। हमने फाइंड क्या करना है? ए जमा बी बटा सी जमा बी जमा सी बटा ए जमा सी जमा ए बटा बी, ए जमा बी बटा सी, बी जमा सी बटा ए और सी जमा ए बटा बी। इस सवाल को जरा गौर से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको नेट पे भी आसानी से नहीं मिलेगा। आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ए जमा बी जमा सी, उसको लेना है, उसमें से कीमतें निकालनी है। अब मैंने अपने सामने लिखा हुआ है कि ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 0। तो पहली रकमें दो जो हैं ए जमा बी, उसकी कीमत लेने के लिए हम सी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस सी के इक्वल हो जाएगा, यानी माइनस सी की प्राइस क्या निकली? ए जमा बी। इसी तरह ए जमा सी की प्राइस निकल आएगी माइनस बी, फिर ए जमा बी जमा सी रह गया, उसकी प्राइस माइनस ए रहेगी। यहाँ पे आपको एक हिंट बता दूं कि जिन दो हिस्सों की आपने कीमत निकालनी है, तीसरा माइनस में आ जाएगा, यानी ए जमा बी माइनस सी, बी जमा सी माइनस ए और सी जमा ए माइनस बी। अब जो ऊपर इक्वेशन आपको उन्होंने दी थी ज़रब वाली, उसको लिखें कि ए जमा बी ओवर सी, बी जमा सी ओवर ए, सी जमा ए ओवर बी, और इसमें कीमत दर्ज करें। ए जमा बी आपने माइनस सी के इक्वल लिखी थी, तो ए जमा बी की जगह पे माइनस सी आ गया, बटा सी हो जाएगा। इसी तरह बी जमा सी की जगह पे माइनस ए आ गया, बटा ए हो जाएगा। सी जमा ए की जगह पे माइनस बी आ गया, बटा बी हो जाएगा। इसी तरह दूसरी जो इनटू है उसमें ए जमा बी माइनस सी के बटा सी, बी जमा सी माइनस ए के बटा ए, सी जमा ए माइनस बी के बटा बी। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट और बता दूं, जो नीचे सी ए बी लिखा हुआ है वही प्राइस है, लेकिन ऊपर माइनस में है। अब माइनस सी से प्लस का सी कट गया, इसी तरह ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, और इन सब की जगह पे एक आ गया। हर इक्वेशन की प्राइस -1 निकल आई। -1 प्लस -1 प्लस -1। जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस हो तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन होता है वो लगाते हैं, यानी -1 -1 -1।
अब यहाँ पे आपको एक और हिंट दे दूं कि तीनों के साथ सेम साइन है माइनस का। अगर रकमों के साथ सेम साइन हो तो वो रकमें जमा होती हैं और साइन वही लगता है या निशान या अलामत वही लगती है जो उसके साथ हो। तो 1 और 1 2 और 1 3, -3 और -3 दोनों इक्वेशन में आ गए और साइन आ गया माइनस का। अब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, जिस ब्रैकेट के अंदर कुछ ना हो वहां हम सपोज कर लेते हैं ज़रब, और वो होती भी ज़रब जाम मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 3 3 9 -9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम एक दफा फिर पीछे चलते हैं। मैडम इसकी जवाब प्लस में नहीं है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस में आ जाएगी। जब ज़रब में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर तीनों जमा होंगे तो फिर माइनस का साइन लगेगा और 1 1 और 1 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन जुफ्त में होगी तो फिर प्लस में, अगर ताक में होगी फिर माइनस में। हाँ जी, एक दफा मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप ज़रब करेंगे दो साइंस को, मेरी बात जो है अपने पास लिख लीजिए और कभी भी इंशाल्लाह गलत नहीं होगी। दो साइंस को अगर आप ज़रब करेंगे वो एक जैसे हों, यानी जमा को जमा से ज़रब करें तो जमा आएगा, माइनस को माइनस से ज़रब करें तो जमा आएगा। दो एक जैसे साइंस को ज़रब करें तो जमा आएगा जवाब, और अगर दो अपोजिट साइन को ज़रब करें, चाहे वो जमा माइनस हो चाहे माइनस जमा हो, तो आंसर माइनस ही आएगा। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं जमा और माइनस देखें तो फिर जो बड़ी रकम है उसके साथ जो साइन होगा वो आएगा, छोटी उसमें से माइनस हो जाएगी। अगला सवाल है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर। एक टावर है, उससे 70 मीटर के फासले पर जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आपने उसकी यानी उस टावर की लेंथ जो है उसको फाइंड करना है। तो इस सवाल को हम जो है ट्रिगोमेंट्री से करेंगे या मैथ से करेंगे। अब आपके सामने जो शेप है इसको बड़ा करके देख लें। मैंने साथ लिखा है जो सीधा खड़ा है, जहां मैंने अमूद लिखा है ये टावर है जो ए बी है, यानी टावर है। अब बी से सी की तरफ जो फासला है आप देख लें 70 मीटर है, कि वो 70 मीटर दूर वाक़या है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्होंने बताया है वो है 60 का। चूंकि ये इनर साइड पे 60 का होगा तो अपर साइड पे भी ये 60 का होगा। शेप की आपको समझ आ गई होगी। जो जहां 70 लिखा हुआ है इसको कहते हैं कायदा, जहां पे ए बी है या टावर है इसको कहते हैं अमूद, और जो टेढ़ा जिला है ये होगा बतर। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने ए बी को या हाइट को फाइंड करना है। हाइट को फाइंड करने के लिए हमें उन्होंने सिर्फ एक ही रकम दी है, यानी 70 मीटर जो बी सी या डिस्टेंस है। आपने पूरी ट्राइंगल लेनी है। ट्राइंगल कौन सी है हमारी, ए बी सी। अब देखें हमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है वो उन्होंने 60 दिया है, और 60 एंगल को देखने के लिए हम हमेशा ट्रिगोमेट्री रेशो वो लगाते हैं जिसमें एक अमाउंट हमें पता हो, और हमें 70 पता है, ए बी नहीं पता, यानी हम वो वाली रेशो लगाएंगे जिसमें कायदा और अमूद आए। साइन थीटा होता है ऊ, यानी अमूद बटा बतर, ऊ एनवा ऊ। कॉस थीटा होता है कू, यानी कायदा बटा बतर, और टेन थीटा होता है अक, यानी अमूद बटा कायदा, यानी ए बी बटा बी सी। तो हम 10 60 लगाएंगे ए बी बटा बी सी।
अब ए भी हमारे पास नहीं है, उसको हमने सपोज कर लिया h ओवर 70 लगा दिया। 1060 की अगर आप वो टेबल से प्राइस देखेंगे तो वो √3 होती है। तो जब 70 यहाँ पे h से डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 70 √3 आंसर होगा। इस इक्वेशन में किसी को अगर कोई सवाल है तो वो कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। फिर अगले पे चलते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन और करवाऊंगी। मुझे मैम समझ नहीं आई इसकी। जी मुझे समझ नहीं आई, दोबारा एक दफा बोलिएगा। दोबारा बताइए। मैंने क्या समझ नहीं आई, एक दफा दोबारा देखें, बता जो दीजिए। होती है, मेरी बात सुने, जो ट्रिगोमेंट्री होती है उसमें 3 इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। सुने बात सुने नवीना, को जी इस सवाल की वीडियो बना के आप फिर सेंड कर दीजिएगा। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, थोड़े से टफ हैं, और जस्ट आपने मैथ के ये 2-3 सवाल आपने सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कर देने हैं। और आपने इंतहाई शानदार अंदाज में मैथ पढ़ाई है, और मुझ जैसे नालायक को भी ये मैथमेटिक्स समझ में आ गई। और ख़ास तौर पे मैं उस वक्त बड़ा मुतासर हुआ कि जब आपने ये कहा कि a जमा b को आप =-c लिख दें। उसके बाद तो फिर सारा सवाल ही हल हो गया था। और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है आपका मैथमेटिक्स के पढ़ाने का। और आपको को तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, यहाँ पता नहीं छोटे छोटे बच्चों को आप 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 पढ़ा रही हैं। खैर, आपने इंतहाई शानदार अंदाज में पढ़ाया है, तो लेक्चर को थोड़ा सा मजीद फॉरवर्ड करते हैं आगे। अगला जो हमारा सेगमेंट है